हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज एक और ईवी स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का बिजनेस मॉडल, इनके कुछ बिजनेस डिटेल्स, कैपेक्स प्लान, फाइनेंशियल गाइडेंस, वैल्यूएशन, गवर्नेंस, साथ ही साथ कुछ रिस्क फैक्टर है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड पे ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी ज़रूर हो सकता है क्योंकि काफ़ी कुछ है डिटेल में डिस्कस करने के लिए, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड जो एक ई बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ ही साथ ये स्टोर ट्रेड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी रोडवेज बसेस को यहाँ पे बस एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यहीं पे सारी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे अगर कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी जो है शेयर प्राइस 2020 में तकरीबन 50-60 रुपये का हुआ करता था, फिर 800 रुपये का इसने हाई लगाया, फिर 400 रुपये के बॉटम बनाया, फिर करंट टाइम में चंद्रयान 3 की तरह रॉकेट बना हुआ है 1374 रुपये का ट्रेड कर रहा है 172 के पी पे, साथ ही साथ 1091 करोड़ की रेवेन्यू और 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो 11,275 करोड़ की मार्केट कैप है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि जो सरकारी रोडवेज बसों का क्या हाल है आज इंडस्ट्री में। तो अगर इंडिया की पब्लिक बसेस, सरकारी बसेस, रोडवेज बसेस या स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में है, इफ़िशिएंट तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। अगर इंडिया के 56 एसटीयूज़ का कंबाइंड लॉसेस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर डीजल बस अगर चलाती हैं तो यहाँ पे इनके पास कॉस्ट आ रही है 150 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ई बसेस को इंट्रोड्यूस करे और वहाँ पे सब्सिडी दे तो ये कॉस्ट 1/3 हो सकती है और 50 रुपये पर किलोमीटर पे ये कॉस्ट आ सकती है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एसटीयूज़ जो है ई बसेस को काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के पास काफ़ी ज़्यादा एसटीयूज़ से ऑर्डर बुक है, वो अभी इस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ पे सब्सिडी फ्यूचर में गवर्नमेंट हटा भी दे तो यहाँ पे फिर भी इनकी कॉस्ट जो है सिर्फ 100 रुपये पर किलोमीटर आएगी। तो इसलिए देख सकते हैं कि डीजल बस को क्यों अवॉइड करके फ्यूचर में ई बसेस को इंट्रोड्यूस करना क्यों काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है और यहाँ पे कितना बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है। और फ्यूचर में शायद जो ये एसआरटीयूज़ हैं इतने ज़्यादा लॉसेस में है तो हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाए। तो सरकार ने यहाँ पे 2 मॉडल लाया, जिसको एक जो है आउटराइट परचेज मॉडल है, दूसरा जीसीसी या ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है। तो यहाँ पे आउटराइट परचेज मॉडल काफ़ी सिंपल है। जो एसआरटीयूज़ हैं, एसआरटीज़ हैं, यहाँ पे जो बसेस को जो प्रोक्योर करती हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट 60% तक सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। यहीं पे जीसीसी मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है जो एसआरटीयूज़ है ये कोई बस जो है मैन्युफैक्चरर ऐसा ढूंढती हैं जो कि बस उनको एज ए सर्विस प्रोवाइड करें। यहाँ पे ये बाई नहीं करती बल्कि ये जो 50 रुपये पर किलोमीटर की कास्ट है वो इनको पे करती है। साथ ही साथ ये जो बस एज ए सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ 50 रुपये पर किलोमीटर पे बस चलाता है, कंडक्टर को भी पे करता है, बस के मेंटेनेंस का भी खर्च बियर करता है और साथ ही साथ कैपेक्स, ड्राइवर का खर्चा, सब कुछ ये बस ऑपरेटर लगाता है। और यहाँ पे एसआरटीयूज़ को भी बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे इनको कोई भी कैपेक्स नहीं करना पड़ता और कॉस्ट इफेक्टिव तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसी में काम आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड जैसी कंपनी का, जो कि बस मैन्युफैक्चर करती हैं, फिर बस एज ए सर्विस जो है रोडवेज बसेस की तरह प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पे इनको 50 रुपये पर किलोमीटर जैसे इनको पे मिलता है और उसके लिए भी यहाँ पे इनके पास फाइनेंसिंग अब जो है अवेलेबल होती है काफ़ी अफोर्डेबल में 10 से 12% रेट में। तो समझ सकते हैं कि क्यों ज़्यादा बस की इतनी ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पे जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 3394 बसेस का ऑर्डर था 31 मार्च 2023 तक। इसके अलावा एक और रिसेंट में इनको ऑर्डर मिला है 5150 बसों का, जिनका टोटल ऑर्डर बुक है 10,000 करोड़ की। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का अगर हम
सेल्स देखें सिर्फ 1091 करोड़ है, और इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 563 बसेस जो है सिर्फ डिलीवर की थी। इसके अलावा कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है, ये फंड रेज करने का प्लान कर रही है और यहाँ पे इक्विटी भी कुछ डाइल्यूट कर सकती है। इसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पे सोल इनका फोकस है ईवी बसेस पे और ट्रिपर्स पे। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग पे कोई भी इनका कोई फोकस नहीं है। कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इन्होंने रिसेंट में 19 इंटरसिटी बसेस जो हैं प्राइवेट ऑर्डर्स को भी डिलीवर किया है, जो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अलावा फ्यूचर में इनके पास प्राइवेट ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। और ये जो फ्रेश बस है ये बेंगलोर से तिरुपति के बीच में जो है ये ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा STU जो है प्रोक्योर कर रही है, सर्विसेज प्रोक्योर कर रही है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से, जहाँ पे STUs को बेनिफिट ये है कि इनको कोई कैपेक्स नहीं करना पड़ रहा है। और जैसे कि अब तक पिछले 6 सालों में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने 1100 इलेक्ट्रिक बसेस जो है मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 563 बसेस जो है डिलीवर की थी और वहाँ से 1091 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया था। आप समझ सकते हैं कि 563 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने डिलीवर किया, और तकरीबन 8000 बसों का ऑर्डर है, तो समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग इनके पास ऑर्डर बुक है और कैपेसिटी का कांस्टेंट बना हुआ है। और इनके साथ ही बस को मैन्युफैक्चर करने के लिए BYD ये एक चाइनीज़ EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें बर्कशायर हैथवे की काफ़ी पुराने लंबे समय से इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने शायद 2010 में वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और ये कंपनी के साथ पार्टनरशिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल EV मैन्युफैक्चरर है। थोड़ा इनके पास कैपेसिटी और कैपेक्स की बात करें तो इनके पास 125 बस मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है पर मंथ। इसके अलावा इन्होंने Q4 में 141 बसेस और 17 टिपर्स जो है मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किए थे। और जो है ये करंट टाइम में ग्रीनफील्ड कैपेसिटी जो है अनाउंस करने वाले हैं 5000 बसेस पर ईयर की, जो कि टाइमलाइन है Q4 FY24 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें डिले हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक फंड को भी रेज नहीं किया है। उसके बाद ये कैपेसिटी बनाएंगे और यहाँ पे फिर ये प्लांट कमीशन करेंगे, जो कि मुझे लगता है Q4 तक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनको अभी तक फंड रेज करने देना चाहिए था, जो कि इनको जो टाइमलाइन इन्होंने दी थी। इसके अलावा Q1 में ये 200 बसेस जो है डिलीवर करने का प्लान है। तो यहाँ पे ही जो है मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी कांस्टेंट इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास ऑर्डर बुक तो ज़रूर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारे पास 125 बसेस पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन ये कह रहे हैं Q1 में सिर्फ जो है 200 बसेस मैन्युफैक्चर करेंगे। क्योंकि अगर 125 बस बनाने की आपके पास कैपेसिटी है तो कम से कम एक क्वार्टर में 375 बसेस तो मैन्युफैक्चर हो ही जाने चाहिए, यानी 300 बसेस तो एटलीस्ट मैन्युफैक्चर होकर डिलीवर होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ 200 बसेस मैन्युफैक्चर होकर डिलीवर होंगी, और इनको 18 महीने में ऑलमोस्ट 3300 बस डिलीवर करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि ये कंपनी का टोटल जो फ्यूचर का जो आउटलुक है टोटली डिपेंड करता है कि ये कंपनी कितनी तेज़ी से ये बस मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करे और ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाए। थोड़ा फाइनेंशियल की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि जो है इन्होंने 2016-17 में कहीं जो है सक्सेसफुली ईवी को जो है मैन्युफैक्चर करके स्केल करना शुरू कर दिया था, और पिछले 6 सालों में करीब ऑलमोस्ट देख सकते हैं 10 गुना की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट भी 8 करोड़ से 67 करोड़ का हो गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 563 बसेस मैन्युफैक्चर किए हैं, उसका 16 गुना इनके पास ऑर्डर बुक है। साथ ही साथ ये जो है 10 से 12% जो है इबिट्टा मार्जिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि करंट टाइम में जो इबिट्टा मार्जिन है ऑलमोस्ट 13% का है। ऑलमोस्ट यही कंटिन्यू कर सकता है। और इनके अलावा टीपर्स की बात करें यहाँ पे बेटर मार्जिन है, क्योंकि ये नॉन STUs जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा इन्होंने FY23 में 1000 करोड़ का जो है एक माइलस्टोन अचीव किया, ये रेवेन्यू का 1000 करोड़ का। थोड़ा गाइडेंस की बात करें तो ये प्लान कर रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल FY24 में करीब 1200 से 1500 इलेक्ट्रिक बसेस जो है मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करें, जो कि लास्ट ईयर के नंबर से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने सिर्फ 563 बसेस का ऑलमोस्ट 3 गुना यानी 1200 से 1500 बसेस जो है ये मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर सकते हैं। और इनका नए
जो फैसिलिटी बना रहे हैं यहाँ पे बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी को बैटरी सेल्स को पैक बनाने के, यानी जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आपकी बैटरी लगती है वो सेल से बैटरी बनाने का भी इनका प्लान है। इसके अलावा वैल्यूएशन की अगर बात करें तो इस कंपनी का पी अगर देखें तो काफ़ी हाई है, लेकिन इनके पास चूंकि स्ट्रांग ऑर्डर बुक है तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, फेयर है, अंडर वैल्यू तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों अगर इतना 172 का पी है तो कंपनी को उतनी फास्ट एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ेगी, उतना जो ऑर्डर बुक है उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको तेज़ी से कैप जो है फंड रेस करके इनको जो है साथ ही साथ इनकी कैपेसिटी बढ़ा करके इनको जल्द से जल्द इनको ऑर्डर बुक जो है उनको पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ अगर टेक्निकल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये शेयर प्राइस थोड़ा स्ट्रेच हो गया करंट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसने हाई लगाया था यहाँ पे 838 का तो फिर ये 400 रुपये का हो गया, और अगर करंट टाइम में 1373 का हुआ है, और अगर 200 DMA से देखें तो काफ़ी ऊपर है। नॉर्मली जो है कहा जाता है टेक्निकल्स में कि अगर ये काफ़ी ज़्यादा 200 डे मूविंग एवरेज से हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट में सभी लोग इस शेयर को बाई कर सकते हैं, तो सूनर और लेटर तो ये शेयर क्रैश कर सकता है। तो मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि शेयर प्राइस क्रैश नहीं तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक अब ये थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं थोड़ा गवर्नेंस की बात करने हैं। तो पेरेंट कंपनी है इनकी MEIL, यहाँ पे इन्वेस्टर सेक्शन में आकर के देख सकते हैं कि टोटल जो शेयर है MEI होल्डिंग्स लिमिटेड के पास है, जो कि जिसकी रेवेन्यू 3.4 बिलियन रुपीज़ है, ऑलमोस्ट 34,000 करोड़। और इस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं कर रही, इस वजह से काफ़ी इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट कंपनी चाहे तो 800 करोड़ आराम से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो इनको आउटसाइड फंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पेरेंट कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करे तो आउटसाइड इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है कि पेरेंट कंपनी इस कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती, जो कि एक ऑलरेडी बिलियन डॉलर कंपनी है और काफ़ी प्रॉफिटेबल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। इसके अलावा 3400 बसेज हैं जो कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है इनके पास, जो कि ऑर्डर बुक जो है फुलफ़िल कर सके। इसकी वजह से एक और रिस्क यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है पेमेंट SRTUs जो है वहाँ से इनको पेमेंट मिलने में भी थोड़ा सा इंस्टेंटली नहीं मिलता, 30 से 45 डेज़ में जो है ऑलमोस्ट आधा पैसा मिल जाता, आधा पैसा 90 दिनों के अंदर मिलता है। इसके अलावा यह बता रहे हैं कि मोस्ट STUs आर इन लॉसेज, चूँकि काफ़ी ज़्यादा बस रोडवेज बसेज हैं वो लॉसेज में है, तो यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कि वो लॉसेस कंटिन्यू रहें और वो फिर इस कंपनी को पे ना कर पाए, तो यहाँ पे इस तरह का रिस्क हो सकता है फ्यूचर में। साथ ही साथ एक 2000 बसेस का जो 3300 बस का मैंने ऑर्डर बनाया, 2000 बस का मुंबई से ऑर्डर मिला था, जो इन्होंने 2000 बस में सिर्फ जो है 20 बस जो है मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किया। इसकी वजह से ये जो बस का ऑर्डर था ये कोर्ट में चला गया और इस पर जो है अभी सरकार जो है कोर्ट की कार्रवाई इसमें जारी है। तो इस तरह का फ्यूचर में जो भी इन्होंने 8000 टोटल बसों का ऑर्डर जो लिया हुआ है, अगर टाइमली डिलीवर नहीं किए पड़े तो सारे ऑर्डर के साथ इस तरह का कोर्ट केस बन सकता है और यहाँ पे कंपनी काफ़ी खसारे में जा सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो है बात करें कि न्यू टेंडर्स जो है जहाँ पे इनको सब्सिडीज़ मिल रही थी, फ्यूचर में ये सब्सिडीज़ जो है नहीं मिलने वाली हैं FY24 के एंड के बाद, तो यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे उस तरीके से जो है ग्रोथ देखने को न मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रिस्क फैक्टर को आपने ज़रूर कंसिडर किया होगा और तभी जा करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जहाँ पे इस कंपनी ने 500 जो है बसेस डिलीवर की और 8000 बसेस इनको डिलीवर करना है, लेकिन कंपनी के पास कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पे पेरेंट कंपनी को चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करे, बट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो इनके पास जो ऑर्डर्स हैं उसकी वजह से ये ऑर्डर्स में डिले हो रहा है और कुछ ऑर्डर कोर्ट में भी चले गए हैं। तो ओवरऑल फिलहाल तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान नहीं बन रहा है, क्योंकि जो है शेयर प्राइस कहीं से अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फेयरली वैल्यूड होगा तो आपको पता ही है फेयरली वैल्यूड जब शेयर होता है तो वहाँ से नॉर्मल रिटर्न भी बस मिलता है और वहाँ पे मुझे लगता है कि
इस फेयर वैल्यूएशन पे थोड़ा रिस्क कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसमें 5 से 10 साल की अगर बात करें तो नो डाउट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बूम कर रही है और शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से, अगर 10 साल के होरिजोन में बात करें तो शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल तो मैं इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करूँगा और देखूँगा कि ये किस तरीके से इनिशियल ऑर्डर्स जो इनको मिले हुए हैं किस तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है और अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करती है। तो इसके अलावा ये जो टीपस है इसमें मुरुगप्पा ग्रुप से इनको कंपटीशन, शायद ये पॉइंट जो है छूट गया था, चलिए कोई नहीं। और थोड़ा सा रेफरेंस की बात करें जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये दोनों चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आपको म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।